हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्लास 9th में अब हम स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन कैसे होने वाले हैं, बुक आप फटाफट अपनी ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 32 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 32 से बच्चों देखिए ब्लू कलर से जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में जो एग्जाम्पल हो रहे हैं, ठीक है, आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। करेक्ट। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। देखिए हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एग्जाम्पलर पता है ना आपको? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं। ओके, उसको जरूर करिए। अच्छा, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। अब आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों फटाफट आज की क्लास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं पेज नंबर 32 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए यहाँ मैं आपको रिवाइज भी कराता चलूंगा, है ना, फटाफट थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेस है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है सभी को पता होगा। हालांकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें मास तो ना तो क्रिएट किया जा सकता है, मास को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों कोई कंपाउंड ए है और कोई कंपाउंड बी है। ए और बी रिएक्शन करते हैं और आपको देते हैं लेट अस से C+D। ठीक है ना, दो कंपाउंड है ए और बी, इन्होंने रिएक्शन किया और दो आपको नए कंपाउंड मिल गए, न्यू कंपाउंड्स मिल गए C and D। ठीक है, जो रिएक्शन करते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो प्रोडक्ट साइड में बोलता है उसको हम प्रोडक्ट, मतलब जो आउटपुट में मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए का 5 ग्राम रिएक्ट करता है बी के, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ओके, बी के 4 ग्राम से। करेक्ट। और लेट अस से बच्चों C बनता है यहाँ पर 3 ग्राम और D बनता है यहाँ पर 6 ग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने वाली बात है मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन। आप देख सकते हो टोटल मास बिफोर रिएक्शन, बिफोर केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, जब केमिकल रिएक्शन नहीं हुई थी तब A और B मौजूद थे, इनका टोटल मास कितना हो जाएगा? A का मास 5 ग्राम, B का मास 4 ग्राम, 5 + 4 टोटल कितना हो गया? 5 + 4 टोटल कितना हो गया? 9 ग्राम। ठीक है, और इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। जब रिएक्शन हो गई तब टोटल मास आपको चेक करना है। टोटल मास आफ्टर रिएक्शन कितना हो जाएगा, चेक करिए। अब जब रिएक्शन हो चुकी है तो नए कंपाउंड बने C और D नाम के। C का मास 3 ग्राम, D का मास 6 ग्राम। ओके, सो 3 + 6 कितना आ जाएगा? 9 ग्राम। तो बस यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय, मतलब ना तो कुछ एक्स्ट्रा मास बन जाएगा और ना कुछ मास डिस्ट्रॉय होगा। मतलब रिएक्शन के पहले जितना मास लेके आप चले उतना ही आपको रिएक्शन के बाद भी मिलेगा। बस यही है। चेक कर लीजिए, रिएक्शन के पहले कितना मास था टोटल? 9 ग्राम। रिएक्शन के बाद कितना मास है टोटल? 9 ग्राम। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है कि इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास कितना, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट है कितना बच्चों? सोडियम कार्बोनेट है कितना? सोडियम कार्बोनेट है 5.3 ग्राम। ओके, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एक काम करते हैं, इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। कह रहे हैं ना रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास। ठीक है ना बच्चों, कितना है? सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। कह रहा है कि रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, तो इसने रिएक्ट किया किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। एसिटिक एसिड कितना दिया बच्चों? 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कितना है? 6 ग्राम। कह रहा था प्रोडक्ट्स वर, प्रोडक्ट क्या क्या बना? ये तो रिएक्टेंट हो गए है ना, जो रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड, ये रिएक्टेंट्स हो गए आपके। और प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है? 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो
यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन गया आपका 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम, और क्या दिया हुआ है 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर कितना बना, वाटर कितना बन गया 0.9 ग्राम, और क्या बन गया आपका, और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए सोडियम एसिटेट कितना बन गया आपका, सोडियम एसिटेट बन गया 8.2 ग्राम, 8.2 ग्राम। ओके, तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, आपको क्वेश्चन कह रहा है शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये रियल ऑब्जर्वेशन है। लैब में इन्होंने ऐसा किया होगा कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया, उसकी रिएक्शन कराई 6 ग्राम एसिटिक एसिड से, तो उन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन में 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, 0.9 ग्राम वाटर मिला, और सोडियम एसिटेट कितना मिला 8.2 ग्राम। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्री कर रही हैं, उसके साथ एग्री कर रही हैं, मतलब टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा आ गया तो दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ठीक है, तो देखिए बच्चों, टोटल मास बिफोर रिएक्शन, टोटल मास बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के पहले कौन कौन मौजूद था बताइए, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इनका मास ऐड कर लेते हैं 5.3 ग्राम, 5.3 और प्लस 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 11.3 ग्राम। इसी तरीके से टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बन गया तब टोटल मास, प्रोडक्ट में क्या क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एसिटेट, तो तीनों का मास हम ऐड कर देंगे। ओके, कितना है चेक करिए, 2.2 प्लस 0.9 और प्लस 8.2। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों को ऐड कर दीजिए और आंसर देखिए कितना आ रहा है। चलिए आइए ऐड करते हैं। सो 2.2, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0.9, सो 0.9, उसके बाद क्या आपके पास 8.2, सो 8.2 ऐड करिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई थिंक यहाँ पर कुछ डेटा कुछ और शायद दिया हुआ है, 2.2 है, 8.2 है और 0.9 है, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो 9 + 2 11, 11 + 2 कितना होता है, 11 + 2 13, सो 1 जाएगा, 2 + 1 3 + 8 11.3 आ गया, ये लीजिए। ठीक, तो ये भी कितना आ गया 11.3 ग्राम। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, हम फाइनली लिखेंगे क्या, टोटल मास बिफोर रिएक्शन। ओके, टोटल मास बिफोर रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, RxN लिख दिया रिएक्शन को शॉर्ट में। ठीक है, हेंस दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो बस ये हो गया, आप देख रहे हो रिएक्शन के पहले जितना मास है उतना ही रिएक्शन के बाद है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फुलफिल कर रही है, ये जो भी ऑब्जर्वेशंस है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ बच्चे चाहते होंगे कि इसका फॉर्मूला लिख दिया जाए, तो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक, एसिटिक एसिड होता है आपका CS3COOH, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, और वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O। आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ठीक है, सोडियम एसिटेट, क्योंकि 10th क्लास में तो आएगा ना, फिर तो याद करोगे आप। ठीक है, सोडियम एसिटेट होता है CS3COONA, करेक्ट, CS3COONA। नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ओके, ये कहना चाहते हैं कि भाई जब हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इतना तो सबको पता होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर आपको क्या देते हैं, वाटर, करेक्ट। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन होकर आपको वाटर देता है, करेक्ट, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है H2, ठीक, ऑक्सीजन का होता है आपका O2, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस, वाटर का होता है आपका H2O, करेक्ट। तो देखिए इन्होंने हमें बोला है क्या कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। बात समझो, मतलब जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का मास और वाटर का मास का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। बस समझो, देखो मान लो यहाँ MH क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन है, MH क्या है, MH क्या है, M के नीचे छोटा सा H, ठीक है, तो ये MH क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों, ओके।
और MO ये क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है ये, मास ऑफ ऑक्सीजन है, करेक्ट, मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, हमने लेट कर लिया है कि मास ऑफ हाइड्रोजन को MH से दिखाएंगे और मास ऑफ ऑक्सीजन को MO से दिखाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने हमें कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है, 1:8 है। दिस इम्प्लाइज कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1:8, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, मास ऑफ ऑक्सीजन, देखो इस 2 का मतलब आप यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो ले सकते हो किसके साथ, मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ, यानी कि दोनों को डिवाइड लगा सकते हो उस तरीके से। ठीक है, ये रेशियो हटा के डिवाइड का साइन आप लगा सकते हो। नो, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1/8 ये हो गया। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, करेक्ट। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन कौन से लॉ के अकॉर्डिंग गिवन है, ये थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूँ क्या। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास प्रेजेंट होते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, वाटर, करेक्ट। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेता हूँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, आपको बैलेंस नहीं करना है, आप क्लास 10th में सीखोगे। ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। 2 2 ज़ा 4, सो देखिए जब भी 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो पता है आपको वाटर कितना मिलता है, 36 ग्राम। ठीक है, क्या मैंने बोला, 4 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको 36 ग्राम वाटर मिलता है। एक तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। चेक कर लो, रिएक्टेंट का जो मास है, मतलब रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन साइड में, है ना, मतलब आप ऐसे समझो टोटल मास बिफोर रिएक्शन कितना है, 32 + 4 36। ठीक, टोटल मास आफ्टर रिएक्शन भी कितना है, 36। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो कर रहा है, उसको आप छोड़ो। यहाँ पर खास बात यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करेंगे, कभी भी, तो ये उनका जो मास का रेशियो होगा, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका अगर हम रेशियो निकालें हमेशा वो कितना आएगा, 1:8 आएगा हमेशा। ठीक, कहीं पे भी वाटर बन रहा हो, भाई वाटर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक, तो कभी भी पूरे यूनिवर्स में वाटर कहीं पे भी बन रहा हो, जब भी वाटर बनेगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ऑलवेज 1:8 होगा। ठीक, यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम, देख सकते हो आप। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है इस एग्जांपल में, 32 ग्राम। ठीक है, 4 × 4 और 4 × 8 = 32, सो 1:8 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो इन्होंने लैब में कोई एक्टिविटी करी होगी और इन्होंने देखा होगा कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है, 1:8 है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ये मैंने थोड़ी बहुत बातें आपको समझाई। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है 2:3 आ रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, 1:8। मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा हमेशा कितना होगा, 1:8 होगा, करेक्ट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बच्चों इन्होंने हमें गिवन है, दी हुई, इस इन्फॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं क्या कि अगर हमें कभी हाइड्रोजन का मास दिया हो तो हम पता कर लेंगे कितना ऑक्सीजन का मास दिए गए हाइड्रोजन के मास के साथ रिएक्ट करेगा, या कितना हाइड्रोजन का मास दिए गए ऑक्सीजन के मास के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़िए फिर से। कह रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, फिर से पढ़िए। कह रहा है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का बच्चों मास गिवन है आपको यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, तो गिवन क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन, ये जैसे एग्जांपल समझाने के लिए बताया था। ठीक है ना, इसको छोड़ो आप। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है बच्चों, 3 ग्राम, और निकालना क्या आपको, 3G का मतलब 3 ग्राम। ओके, निकालना क्या आपको, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दे दिया था उसने, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1:8। उठा के ला के यहाँ रख दो। देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना है, 1:8 है। तो बच्चों यहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 3 ग्राम, सो मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या रखेंगे,
3 ग्राम। ओके, जी लिखना हो लिख दो, नहीं लिखना हो ना लिखो, छोड़ दो। मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह 3 लिखा और मास ऑफ ऑक्सीजन को ऐसे ही रहने दो क्योंकि वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो MO ऐसे ही हमने रखा इज इक्वल्स टू में 1:8। बस यहाँ से MO की वैल्यू निकाल लो। जिनको नहीं निकालना आता है देखें कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1 और फिर इक्वल लगाओ, इसको इससे करो, 3 8 कितना होता है 24। कुछ नहीं करना है बच्चों, मास ऑफ ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल लगा दो, इसको इससे करो, फिर इक्वल लगाओ, फिर इसको इससे कर दो। ठीक, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8 3 24 आ जाएगा। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं पूरा लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू व्हाट 8 × 3। अब सॉल्व करो, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1, देखो मास ऑफ ऑक्सीजन कोई नंबर होगा, अरे होगा भी, आ जाएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 8 3 कितना हो जाएगा 24 ग्राम। ये लीजिए, यहाँ से मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया कितना 24 ग्राम, करेक्ट। यानी कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए, 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए 24 ग्राम, करेक्ट। समझ गए? यानी कि अगर हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखना चाहें तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से चेक करिए, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा था बच्चों 3 ग्राम, तो कितनी ऑक्सीजन आई 3 ग्राम को पूरा कंज्यूम करने के लिए, 3 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए कितनी ऑक्सीजन निकल के आई 24 ग्राम। और पानी कितना बनेगा क्या बता सकते हो, वाटर कितना बनेगा 24 + 3 कर दो बस 27 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दोगे ना, रिएक्शन के पहले जितना मास होगा उतना ही रिएक्शन के बाद, 24 + 3 27 ग्राम। ये लीजिए, और खास बात देखिए, अगर हम यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे कुछ देखिए मैं करने जा रहा हूँ, ठीक, अगर हम यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन इस टू मास ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो कितना देगा, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 3 है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 24 है, रेशियो निकालिए 3 × 1 3 3 8 24, वापस से 1:8 आया कि नहीं आया, ठीक है ना। बहरहाल आप यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर आंसर लिखोगे therefore the mass of oxygen gas required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas is 24 ग्राम। ओके, नोट कर लीजिए, वीडियो रिवर्स करके जो मैंने आंसर बोला है उसे आप लिख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, यानी कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है, या जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट है। ओके, या सिंपल शब्दों में बोले, ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिंपल शब्दों में बोले तो कहना चाहता है कि डाल्टन्स का कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है जो आपने पढ़ा है ना एनसीईआरटी में, पेज नंबर बच्चों 32 ओपन करिए, टोटल 6 पोस्टुलेट लिखे हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है वो लिख के आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है या सपोर्ट करता है। ठीक, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो सभी बच्चों को पता है, क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले जितना मास होता है रिएक्टेंट्स का उतना ही केमिकल रिएक्शन के बाद होता है, करेक्ट। ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है, करेक्ट। ओके, नाउ इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम वाटर बना के आपको दिखाते हैं, H2 + O2 गिव्स व्हाट H2O, करेक्ट। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें, ठीक, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब जिनको बैलेंस करना नहीं आता है, एक रिएक्शन तो आपको सीखनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, बिकॉज इसी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। वैसे 10th क्लास में बैलेंसिंग पढ़ोगे, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन कितने एटम है 2। यहाँ ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना एटम है 1। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक। अब सुनो, अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 लगा दूँ और यहाँ पर 2 लगा दूँ, ठीक, समझ लो, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो इससे क्या फायदा है, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए 4, समझिए जरा बात को, यहाँ हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए 4 एटम्स, किसके, हाइड्रोजन के 4 एटम्स ऑफ, या एक काम करें ना, बस नंबर लिख देते हैं ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए 4 एटम्स, ठीक। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है, नीचे 2 लिखा हुआ है, सो 2 एटम्स किसके, ऑक्सीजन के, ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करना, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, ये कैसे निकालेंगे समझो जरा। 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 4 एटम्स तो हो गए किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 4 एटम्स हो गए किसके, हाइड्रोजन के। और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कैसे निकालेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे और 2 1 2, मतलब यहाँ पर एटम के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दो जो नंबर आगे लिखा है उसका, तो 2 2 4 हाइड्रोजन एटम, 2 1 2, तो यहाँ पर 2 एटम्स हो गए किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, दिखाना मैं आपको ये चाहता था, ध्यान से चेक करिए बच्चों। रिएक्टेंट साइड में अगर हम आपसे पूछ रहे हैं हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4। प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट मतलब जो भी सब्सटेंस आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। सो रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन एटम है। ठीक, मतलब जितने हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में। ठीक, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। करेक्ट, यानी कि जितने हाइड्रोजन लेफ्ट में है, जितने हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट में है उतने ही हाइड्रोजन के एटम राइट में, जितने ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट में है उतने ही ऑक्सीजन के एटम कहाँ है, राइट में। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि जितने एटम्स ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था उतने ही एटम्स आपको आउटपुट में भी मिले, यानी कि आपको प्रोडक्ट में भी मिले। तो क्या कोई नया एटम बन गया, क्या नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए या नंबर ऑफ एटम्स घट गए, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, नहीं। 4 हाइड्रोजन पहले भी था, अभी भी 4 हाइड्रोजन है। ठीक, 2 ऑक्सीजन पहले भी था, अभी भी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब एटम ना तो एक्स्ट्रा बने ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय हुआ, जितने एटम पहले थे 4 + 2 6 एटम थे टोटल, यहाँ पे भी देखिए 4 + 2 6 एटम है। तो ना तो एटम बने, नए एटम नहीं बने, नए एटम कोई नहीं बना, और ना तो एटम यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए। करेक्ट, तो बच्चों जब एटम ही नहीं नया बना तो नया मास कहाँ से आएगा, सोचो भाई। मास किस में होता है, एटम में ही तो होता है, एटम में ही तो मास, एटम का कुछ मास होगा ना भाई। जैसे हमने बॉल रख दी, 6 बॉल इधर है और 6 बॉल उधर है, आइडेंटिकल बॉल है एक जैसी, तो जितना मास इधर होगा उतना ही मास उधर होगा, समझ रहे हो ना। तो जब नया एटम ही नहीं बनता है नए टाइप का कोई, जितने पहले थे उतने, हाँ बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो जाता है, जैसे कि ये 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके वाटर का मॉलिक्यूल वगैरह बना देते हैं, तो वो सब एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन जितने एटम पहले थे उतने एटम अभी भी हैं, सही है ना। तो बच्चों जब नए एटम बने ही नहीं, कोई एटम डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ, तो नया मास कहाँ से बनेगा, क्योंकि मास तो एटम के पास होता है ना, एटम ही नया नहीं बना तो नया मास कहीं से नहीं बनेगा। कोई एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बस यही बात है। तो बताइए, यहां से हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि अगर नए एटम बनेंगे नहीं और कोई एटम अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जितने एटम पहले थे उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी हैं, तो नया मास आ नहीं सकता, मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, बस। तो यही चीज आपको पोस्टुलेट नंबर 2 में देखने को मिलेगी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक ओपन करिए बच्चों। पोस्टुलेट नंबर 2 में देखिए डाल्टन ने क्या बोला था, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। सुन लो, ज्यादा परेशान मत होना, जो उसने पोस्टुलेट बोला था एग्जैक्टली आपको लिख के आना है। एग्जाम में ये मत लिख देना पोस्टुलेट नंबर 2 ना, पूरा लिख के आना है आपको, जैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो लिखना क्या है, सुनिए ध्यान से, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे सर एटम तो डिविजिबल होता है, सर आज मॉडर्न केमिस्ट्री में हमें पता है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। भाई एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है ना, लेकिन डाल्टन के टाइम में तो नहीं पता था। तो जो वो बोल के गया आपको वो लिखना है, जो वो बोल के गया है आपको वही लिखना है। करेक्ट, अपने मन से कुछ मत लिखना, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा पोस्टुलेट था, तो एग्जैक्टली वही पोस्टुलेट हम लिख के आएंगे, ठीक है ना। तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। हालांकि मैं आपको बता दूं ये बात उसकी गलत थी, क्योंकि एटम्स को हम लोग अभी मॉडर्न केमिस्ट्री में हमें पता है, मॉडर्न टाइम में, कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं ना। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो हम उस पर बात नहीं करके हम डाल्टन की बात को आगे रखते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, डाल्टन ने बोला था, व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स को किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। देख लीजिए, जितने एटम पहले थे उतने ही एटम रिएक्शन के बाद में। और जब एटम ही नहीं नए बनेंगे और ना डिस्ट्रॉय होंगे, तो मास कहाँ से नया बनेगा और मास कहाँ से डिस्ट्रॉय, यानी कि जितना मास पहले था उतना ही मास अभी भी है। तो बताइए ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम पूरा आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में, फाइनली हम लिखेंगे द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी व्हिच इज अ रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज, फिर हम कॉलन लगाएंगे और ये वाला पोस्टुलेट पूरा कॉपी कर देंगे। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है विच पोस्टुलेट्स ऑफ
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, डाल्टन का ऐसा कौन सा पॉस्टुलेट था जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। अब देखिए बात समझिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता था कि अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है तो उस केमिकल सब्सटेंस को बनाने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए होंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ इसको। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों कई बार ये रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ओके, इसको अगर हम बैलेंस करें, नहीं आता है तो बैलेंस ये वाली रिएक्शन तो कम से कम सीख लो, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो आपको यहाँ पर आगे 2 नंबर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, तो वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बहरहाल यहाँ पे देखिए जरा, 2 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। नॉट 2 2 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना था, यहाँ 1 लिखा था, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है। ठीक, तो आप चेक करिए, 2 1 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 2 4 हाइड्रोजन एटम है, 2 2 4 हाइड्रोजन एटम है, बैलेंस हो गई। यानी कि जितने हाइड्रोजन एटम लेफ्ट में 2 2 4 उतने ही राइट में 2 2 4, जितने ऑक्सीजन एटम लेफ्ट में 2 उतने ही राइट में 2 1 2। ठीक, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कितना, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और 36 ग्राम वाटर बनता है। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया है ना, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। क्या 4 + 32, भाई रिएक्टेंट साइड में जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा। रिएक्टेंट मतलब जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक, या आप ऐसे समझ लो कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन, जब रिएक्शन नहीं हुई थी टोटल मास 32 + 4 36, और जब रिएक्शन हो गई वाटर बन गया तब भी टोटल मास कितना है 36। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट कर रहा है, इसको आप छोड़ो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर कोई सब्सटेंस बन गया है, यहाँ पे देखिए वाटर एक केमिकल सब्सटेंस है, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है तो उस केमिकल सब्सटेंस को बनाने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं या वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं बाय मास। मतलब इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है कि जब भी कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो MH का मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन, MO का मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 32। ठीक है, 4:32 कितना आ जाएगा, 4 1 4 4 8 सो 1:8 आ गया। यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन, MO का मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1:8 बच्चों। करेक्ट, ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको रिवाइज कराया, जिसको पूरा चैप्टर पढ़ना है पिन कमेंट में लिंक दिया है, जाके आप पढ़ सकते हो। तो बहरहाल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही करता है कि भाई एक एग्जांपल लिया मैंने, पानी का बनना, वाटर क्या है केमिकल सब्सटेंस, तो ये जो वाटर है ये कहीं पे भी बने, इस यूनिवर्स में वाटर कहीं पे भी बनेगा। पहली बात तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के ये और किसी एलिमेंट से नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि क्लोरीन से वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वाटर बनेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि जब भी वाटर बनेगा, ठीक, तो वाटर इस तरीके से बनेगा कि हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा, तभी वाटर बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास 2:3 के रेशियो में कंबाइन हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में कंबाइन होंगे। तो यही बात आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस, और केमिकल सब्सटेंस का हमने यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया था, वाटर। तो इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स कौन कौन से थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चेक कर सकते हो, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के 2 एलिमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स कौन कौन से थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो किसी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मौजूद होंगे, या हम बोल सकते हैं कि कोई केमिकल सब्सटेंस अगर बना है तो वो तभी बना होगा जब उसको बनाने वाले जो एलिमेंट हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन हुए होंगे, और वो फिक्स रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। यानी कि इस दुनिया में कभी भी, पूरे यूनिवर्स में कभी भी पानी अगर बनेगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ऑलवेज 1:8 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो इस बात को डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट सपोर्ट करता था बच्चों, अगर आप ध्यान से चेक करें तो पेज नंबर 32 में एनसीईआरटी में पोस्टुलेट नंबर 6 जो लिखा है, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, 2 बातें बताई हैं पोस्टुलेट नंबर 6 में, जो कि
किसको सपोर्ट करता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सपोर्ट करता है। सुनो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझो, देखो पहले आप यहां से पढ़ो, काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। पहले ये वाली बात पढ़ो, डाल्टन ने क्या बोला भाई? काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। यही बात तो मैंने भी आपको बताई। क्या? कभी भी कोई कंपाउंड होगा, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया किसका? वाटर का, ठीक। कभी भी कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा तो उसमें काइंड ऑफ, काइंड मतलब टाइप ऑफ एटम, काइंड का मतलब टाइप ऑफ एटम बच्चों पक्का हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि फिक्स रहेंगे। मतलब कि यहां पे हमने कंपाउंड कौन सा चूज किया? यहां पे हमने कंपाउंड चूज किया कौन सा? वाटर, ओके, H2O। अब आप एक बात बताइए, क्या वाटर में काइंड ऑफ एटम फिक्स नहीं है? है। काइंड का मतलब टाइप, मतलब वाटर हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है भाई। वाटर कभी ऐसा थोड़ी ना दिखेगा आपको HCl कि वाटर का फॉर्मूला हो गया HCl, है ना, कि वाटर हाइड्रोजन और क्लोरीन से बन गया, ऐसा तो नहीं है। जब भी वाटर बनेगा तो एक तो उसका फॉर्मूला होता है, याद कर लो जिसको नहीं पता है, H2O। लेकिन खास बात यह है कि वाटर वाला जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, ठीक, इस केमिकल कंपाउंड में बच्चों काइंड ऑफ एटम फिक्स है, यानी कि हाइड्रोजन का ही एटम मौजूद होगा और ऑक्सीजन का ही एटम मौजूद होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई ऐसे एलिमेंट नहीं है जो वाटर बना दे, ठीक। वाटर को बनाने के लिए काइंड ऑफ एटम, या आप बोल सकते हो टाइप ऑफ एलिमेंट फिक्स है। वही बात यहां लिखी है डाल्टन में, वही बात यहां लिखी है, देखिए, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और इससे पहले अगर आप रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि किसी कोई केमिकल कंपाउंड जब बनता है तो उसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी हमेशा कांस्टेंट रहते हैं या फिक्स रहते हैं। कहने का मतलब है वाटर कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा किसी और एलिमेंट से नहीं बन सकता है, ठीक। तो ये बात डाल्टन ने भी बोली। इसके पहले इसने क्या लिखा है? द रिलेटिव नंबर। अब ये पढ़िए, और क्या कह रहा है वो? एंड द रिलेटिव नंबर इन अ गिवन कंपाउंड इज कांस्टेंट। इन एटम्स का जो रिलेटिव नंबर होगा ये भी हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब देखिए जरा बच्चों, एक बात बताओ, अभी अभी हमने आपको बताया था क्या कि मास ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। भाई ऐसा तभी हुआ होगा, ऐसा तभी हुआ होगा जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते होंगे। देखिए बताते हैं आपको। देखो इसने क्या बोला था कि जो एलिमेंट्स हैं उनका मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। डाल्टन क्या बोल रहा था? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जिस भी टाइप के एटम से वो कंपाउंड बना है उस टाइप के एटम का जो रिलेटिव नंबर होगा, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। बात समझो। आइए हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल से। देखिए यहां से देखिए, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाफट। कॉपी कर लिया, चलो। 2 2 जा, देखिए आपको हाइड्रोजन के एटम भी निकालने आने चाहिए। 2 2 जा 4 एटम, ठीक है। सो 2 2 जा 4 एटम्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। और यहाँ पर 2 एटम है किसके? 2 एटम्स है किसके? ऑक्सीजन के, ओके। 2 एटम्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन, ओके। 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। यानी कि अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालें, क्या किसका? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, NH का मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू NO का मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 4 है, ठीक। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो 4:2 कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2:1, यानी कि कितना आ गया? 2:1, ठीक है। तो डाल्टन ने यही बात बोली थी, कभी भी वाटर अगर बनेगा, ठीक, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 2:1 होगा, ठीक। अब सुनो, जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स हो गया, ठीक है, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो है वो फिक्स हो गया कि भाई ये हमेशा 2:2, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का रेशियो फिक्स हो गया, कितना हो गया? 2:1। तो जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट का जो रेशियो है जब वो फिक्स हो गया तो उनका मास भी तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई मास किसकी वजह से आता है? एटम्स की वजह से, ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ एटम्स का ही रेशियो फिक्स हो गया तो मास भी तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि मास होता किसकी वजह से, एटम्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ मास के बारे में बात करी गई थी कहाँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, लेकिन डाल्टन ने किसके बारे में बात करी थी, रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर मतलब कंपेयर कर रहा है किसको, दोनों एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे उनके नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर कर रहा है। इसका मीनिंग समझते हो ना, यहाँ पे देखो NH/NO कितना आ रहा है, 2:1। 2:1 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो यहाँ से क्रॉस कराओगे 1 × NH, NH आ जाएगा, सो NH = 2 × NO, 2 × NO, ये लीजिए। यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमेशा नंबर ऑफ ऑक्सीजन के 2 टाइम्स होंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमेशा नंबर ऑफ ऑक्सीजन के 2 टाइम्स होंगे, यानी कि जितने ऑक्सीजन के एटम होंगे उसका डबल हाइड्रोजन के एटम होंगे हमेशा। ये देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 है। अगर हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दें कि ऑक्सीजन के कितने 10 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, मान लो, तो बताइए हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, 10 × 2। हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो ऑक्सीजन के डबल होंगे, ठीक। तो 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सुन लो फिर से एक बार फाइनल करता हूँ मैं। पहली बात तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलता था कि भाई देखो कोई भी अगर आपका केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, केमिकल कंपाउंड बन रहा है, तो पहली बात तो वो फिक्स एलिमेंट से बनेगा, जैसे वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा किसी से नहीं बन सकता है। इसी तरीके से डाल्टन ने बोला कि भाई अगर कोई केमिकल कंपाउंड बन रहा है तो उसमें काइंड्स ऑफ एटम सेम रहेंगे, यानी कि वाटर कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वाटर का बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये दुनिया भर के तमाम कंपाउंड पे लागू होता है, ठीक है ना। तो वाटर अगर बन रहा है तो कभी भी वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा किसी और एलिमेंट से नहीं बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बोला था कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो जिन भी एलिमेंट से मिलकर बन रहा है उन एलिमेंट्स का अगर हम मास का रेशियो निकाल लें तो फिक्स होगा, यानी कि जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास हमेशा ऐसा होगा कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन 1:8 आएगा, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन इस टू मास ऑफ ऑक्सीजन 1:8 आने का ये मतलब है, अगर आप थोड़ा सा और मैं डिटेल करूं, मास ऑफ हाइड्रोजन इस टू मास ऑफ ऑक्सीजन = 1:8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो मास ऑफ ऑक्सीजन × 1, मास ऑफ ऑक्सीजन = 8 × mH, यानी कि 8 × मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 8 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन होगा, ये मतलब है। यहां से यहां इसने क्या बोला, इसने बोला जो रिलेटिव नंबर होंगे किसके, एटम्स के। कौन से एटम्स के, जो एटम्स मिलके किसी कंपाउंड को बना रहे हैं, वो रिलेटिव नंबर जो होंगे वो पढ़ी, द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। रिलेटिव नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, मैंने आपको दिखाया भी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन = 2 टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन के जो एटम होंगे वो ऑक्सीजन के 2 टाइम्स होंगे। तो जब नंबर ऑफ एटम्स के बारे में फिक्स हो गई हैं चीजें तो पक्का उनके मास के बारे में फिक्स हो जाएगा। तो इसने नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करी थी डाल्टन ने, और इसने बात करी थी मास के बारे में। दोनों रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, सोचो जब नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो है फिक्स हो गया, अगर कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डबल होगा तो उनके मास भी तो पक्का फिक्स रेशियो में रिएक्ट कर रहे होंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा। और डिटेल चाहिए तो पिन कमेंट में आप चैप्टर को देखिए, मैंने समझाने की पूरी कोशिश आपको करी हुई है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराते टाइम भी मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ओके। तो जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको शायद कुछ बात समझ में आई होगी, अदरवाइज आप चैप्टर विजिट कर सकते हैं, ओके। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपकी बुक में बोल रहा है डिफाइंड एटॉमिक मास यूनिट, ओके। तो एटॉमिक मास यूनिट को बच्चों शॉर्ट में AMU बोला जाता है। एटॉमिक मास यूनिट मतलब किसी एटम के मास को मेजर करने का यूनिट होता है। कोई एटम है, उसका मास अगर आपको मेजर करना है तो वो AMU में मेजर किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में। बट मॉडर्न टाइम में इसको AMU ना लिख के ओनली U से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? U से। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि एटॉमिक मास यूनिट को कैसे दिखाते हैं, ओनली U से। अगर कहीं पे लिखा हो तो अगर कहीं पे U लिखा हो तो आप समझ जाना एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मान लीजिए हीलियम का एटम है, हीलियम का एटम है, ठीक है, इसका मास लिखा है 4U। तो हीलियम के एटम का मास कितना हो जाएगा? 4 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, अरे भाई U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। तो आपको वही पूछा है इसने, क्या कि जैसा एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23U होता है, ठीक है ना। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा? 23U। U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ओके। या फिर इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं आजकल शॉर्ट में, एटॉमिक मास यूनिट बोलो या यूनिफाइड मास बोलो, U से इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है। ये तो भाई क्या लिखा, 4U 23U, ये 4 एटॉमिक मास यूनिट है, 23 एटॉमिक मास यूनिट है।
1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? तो सुनो, कार्बन 12 नाम का एक एलिमेंट होता है, ठीक, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, ठीक है ना। तो कार्बन भी डिफरेंट टाइप के उसके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। कार्बन 12 होता है जिसको हम C12 से लिखते हैं, कार्बन 14 होता है जिसको हम C14 से लिखते हैं। तो हम कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं? कार्बन 12 की। तो ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन 12 की। अलग अलग कार्बन होते हैं, ठीक। सो कार्बन 12 के एक एटम को ले लो, फील करो। कार्बन 12 के एक एटम को ले लो, ले लिया, ये कार्बन 12 का एक एटम ले लो। होता तो बहुत छोटा है, लेकिन सोचो ना अपने मन में कि आपने कार्बन 12 का एक एटम ले लिया, ऐसा फुटबॉल जैसा, ठीक। उसके 12 पार्ट करो, कितने? उसके 12 पार्ट कर लो, कर लोगे? उसको चाकू से ऐसे 12 पार्ट में काट दो, उसके टोटल 12 पार्ट कर लो, यानी कि 12 पार्ट्स कर लो। कर लिए? कर सकते हो? जैसे एप्पल को काटते हो ना, वैसे सोचो कि कार्बन 12, अरे कार्बन 12 एलिमेंट का नाम है भाई, ठीक है। आप समझ लो, चलो कार्बन का एटम ले लो आप, ठीक। कार्बन का एटम ले लो, कार्बन एलिमेंट है, उसका एटम ले लिया, ये उसको 12 भागों में बांट दो, एग्जैक्टली 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। कर लिया? अब उसका 1 पार्ट ले लो, ठीक। तो एक कार्बन का एटम था, इसको हमने क्या किया? 12 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर लिया। एग्जैक्टली मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, अब आप समझ लो। इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और 12 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसका ओनली 1 पार्ट निकाल लो, ये वाला, कोई सपोज ये निकाल लिया, ठीक है, ये इतना पार्ट। तो ये जो पार्ट है इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का ये 1/12 ही पार्ट तो है, ठीक। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास जितना होता होगा ना, चाहे जितना होता हो, ठीक, कार्बन 12 के एक एटम का मास जितना होता है, उसका 1/12 पार्ट अगर हम ले लें तो वो मास जितना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 AMU। बात समझ में? कार्बन 12 का एक एटम ले लो, ले लिया, इसके 12 पार्ट्स करो, कर लिए। उन 12 पार्ट में से केवल एक पार्ट को निकाल के लेके आओ और बोलो कि यही क्या है? 1 AMU है। तो अब डिफाइन कर लो, व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU इज डिफाइंड एज मींस एटॉमिक मास यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट, ऐसा भी कर सकते हो आप। ये सॉल्यूशन 1 है, ठीक है, सॉल्यूशन है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का मास लेके उसके 1/12 पार्ट वाले मास को हम क्या बोलेंगे? कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसके 12 पार्ट की, इसका 1/12, भाई ये क्या है? 12 में से एक पार्ट। 1/12 का मतलब 12 में से एक पार्ट, ओके। उसका जो मास होगा वही 1 AMU बोल दिया गया, करेक्ट। अब याद हो जाएगा आपको, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इट इज रिटन एज U, ठीक है। तो इतना काम आपको एग्जाम में करके आना है बस। अब फील देने के लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप ग्राम पहचानते हो, आप किलोग्राम पहचानते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1U, ये नॉलेज के लिए, ये एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। 1U इज इक्वल्स टू 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना ग्राम होता है? मतलब सोच सकते हो, कार्बन 12 के एटम के 12 पार्ट कर लिए, उसमें से एक पार्ट निकाला, तो इसका मास कितना होता है? यही तो क्या है? 1U है, 1U है। तो 1U को ग्राम में निकालो, 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको यहां से फील आ जाए। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि हीलियम का मास कितना होता है, तो आपने बोला 4U, करेक्ट है। वो कह रहा है समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाओ, ग्राम में समझाओ। तो आप क्या करोगे? आप उसको बोलोगे भाई देखो 1U में इतने ग्राम होते हैं, तो 4U में कितने ग्राम होंगे? 4 को उठा के 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आंसर आएगा हीलियम के एटम का। अब सोडियम का एटम 24U इसका मास है, ग्राम में कैसे निकालोगे भाई? इसको ग्राम में कन्वर्ट करो ना। क्या करेंगे? 23 को उठा के भाई 1U में इतने ग्राम, तो 23U में कितने ग्राम? 23 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम। मैंने आपको फील देने के लिए बस इतना बताया, आपको एग्जाम में केवल इतना लिख के आना है, ठीक है। जब वो पूछेगा 1 एटॉमिक मास क्या होता है, करेक्ट। एक और फील देना चाहता हूँ, वो भी ले लो जाते जाते। देखो अगर यहाँ पर 4U लिखा है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है 4U का मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 1U, 4 इंटू 1U, मतलब हीलियम का जो एटम है वो 1U के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हैवी है। हीलियम का जो एटम है वो 1U जितना भी होता है, 1U जितना भी होता है उसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स हैवी है। और 1U का क्या मतलब होता है? 1U का मतलब होता है 1/12 पार्ट ऑफ द 1/12 द, मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक है। यानी कि कार्बन 12 का एटम जितना भारी होता होगा
उसका 1/12 अगर हम ले लें तो वो 1U होता है। उसके कंपैरिजन में यानी कि कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट के कंपैरिजन में हीलियम कितना भारी होता है? 4 टाइम्स। ये मतलब होता है, सुन लो फिर से, 4U का मतलब 4 इंटू 1U। 1U का मतलब सोचो क्या होता है? 1U का मतलब होता है कार्बन 12 के 1 एटम का 1/12 पार्ट। ठीक, तो ये चीज क्या लिखी हुई है? कार्बन 12 का 1 एटम का 1/12 पार्ट, उसका 4 टाइम्स कौन होता है? हीलियम। अब सोडियम लिखा है 23U, इसका क्या मतलब है? 23 को हम 23 इंटू 1U लिख सकते हैं। 1U का मतलब होता है कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट का मास। तो कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 पार्ट जितना होता होगा उसका 23 टाइम्स हैवी कौन होता है? सोडियम का एटम। ये इसका मतलब होता है। फील देने के लिए बस हमने आपको बताया, आपको ये दोनों चीजें एग्जाम में लिख के आनी है। एटॉमिक मास इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इट इज रिटन एज U। ओके, नोट कर लीजिए।